नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूना मार्गेम अभियान के तहत बड़ी सफलता। हार्डकोर कमांडर पापा राव सहित 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की आशंका के बाद प्रशासन अलर्ट। मुर्गा मुर्गी दुकानों पर कार्रवाई तेज। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों मुर्गियां, चूजे, अंडे और दवाइयां नष्ट कर दी। और रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद कोपरा जलाशय क्षेत्र में रह रहे 50 परिवारों पर बेघर होने का संकट। पुनर्वास की मांग तेज हुई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में चलाए जा रहे पूना मरगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता सामने आई है। इस अभियान के तहत हार्डकोर नक्सली कमांडर पापा राव सहित कुल 18 सशस्त्र माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। आत्मसमर्पण करने वालों में DKSZC सदस्य पापा राव, DVCM प्रकाश मड़वी और DVCM अनिल ताती जैसे सक्रिय माओवादी शामिल है, जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे। इन सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों ने अपने पास मौजूद आधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए हैं। इनमें AK-47 SLR एनसॉस राइफल, 303 राइफल और BGL लॉन्चर जैसे घातक हथियार शामिल है। शासन ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे वे सामान्य जीवन जी सके। राजा महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी की 60वीं पुण्यतिथि भी आज का दिन, और आज का ही वो दिन है जब बस्तर से यह लाल आतंक की मुक्ति के मार्ग पर DKSZC स्तर का कोई भी अब सक्रिय माओवादी बस्तर में शेष नहीं रह गया है। अंतिम शेष कुछ जो लोग हैं वो भी नियत समय 31 मार्च 2026 तक वापस आ जाएंगे। समूचा बस्तर हमारा लाल आतंक से मुक्त हो गया। 3000 लोगों ने विगत 2 वर्षों में पुनर्वास किया है। लगभग 2000 लोग पिछले विगत 2 वर्षों में गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 550 लोग, 535 लोग ये न्यूट्रलाइज हुए। तो ये जो संख्या है, इसके साथ हथियार बड़ी संख्या में हमारे पास आया है। हमारे यहाँ बस्तर में भारत के नक्सल परिदृश्य में समूचे भारत में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और इस राष्ट्रीय स्तर की समस्या में सबसे बड़ा पुनर्वास 210 लोगों का पुनर्वास एक साथ आम कैडर का, वो हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जब जगदलपुर में हुआ था। बिल्कुल, हमारे सुरक्षा बलों ने जो बलिदान दिया है, जो मेहनत की है, अगर उससे शांति स्थापित हुई है और बस्तर के लोग एक आशा भरे नज़र से भविष्य को देख रहे हैं, ये हम सबको ये इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारा बलिदान और हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप राज्य में 31 मार्च तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी कड़ी में कुख्यात नक्सली कमांडर पापा राव का अपने साथियों के साथ समय रहते आत्मसमर्पण करना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की रणनीति और सुरक्षा बलों को प्रभावी कार्रवाई का परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार बढ़ते दबाव के चलते नक्सली अब मुख्य धारा में लौटने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि नक्सल संगठन कमजोर पड़ रहा है। जिन्होंने यह भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल नक्सलवाद का खात्मा ही नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास बहाली करना है। आने वाले दिनों में इस दिशा में और भी ठोस परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प, और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो समय नज़दीक है। तो समय रहते पापा राव सरेंडर किया है।
अच्छी बात है। बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व नक्सली लीडर पापा राव ने आत्मसमर्पण के बाद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बड़े नक्सली नेताओं के साथ साथ देव जी ने भी सरेंडर किया है, जबकि पहले सभी ने मिलकर जनता के हक के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया था। पापा राव ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के चलते कई साथियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना, हालांकि इसके पीछे के सभी कारण उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा जनता के हित में संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। जिस क्षेत्र में वह सक्रिय थे वहां लगातार सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से संगठन की गतिविधियां प्रभावित हो रही थी और काम करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने गहन विचार विमर्श के बाद आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। देव जी के चुनाव लड़ने की इच्छा पर पापा राव ने कहा कि वे स्वयं चुनावी रणनीति से दूर रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि अब हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से जनता की सेवा करना ही सही दिशा है। अभी जो है ना, मैं 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हथियारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे। हम भारत संविधान के अनुसार मुताबिक हम जनता के लिए, जनता का जल जमीन हक का अधिकार के लिए लड़ूंगा करके मैं सोचा। अच्छा, वो मैं पूरा वो समर्पण नहीं थी, लेकिन वो हम भी इतना अभियानों को भी, ऑपरेशन कगार को भी, पुलिस के साथ कितना मुठभेड़ों पे मैं डरे नहीं है। वो बात नहीं है, मैं रोमट डरे नहीं है। डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते। नुकसान होता नहीं, पार्टी के खून चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना करके मैं हथियार छोड़ के वो मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे। मैं बहुत सोचे, अभी ऐसे काम करूंगा मैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध जैसे हालात के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि हाल के दिनों में संबंधित देशों के बीच बातचीत के प्रयास तेज हुए हैं, जिससे आर्थिक संकट को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत की स्थिति फिलहाल ईंधन के मामले में स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गैस की उपलब्धता और कीमतों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भी भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक शाख मजबूत हुई, जिसका असर यह है कि ईरान जैसे देश पुराने संबंधों के आधार पर भारतीय जहाजों को अनुमति दे रहे हैं। गैस कीमतों में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों को सहयोग की भावना से काम लेना होगा, ताकि संभावित संकट का प्रभाव कम किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री कल भी सदन में बोले हैं और आज के डेट में आपने देखा होगा कि ईरान बोल रहा है कि जिस पर भारत का झंडा होगा और उस पर लिखा होगा गैस एलपीजी, उसको कोई नहीं रोकेगा। न गैस की दिक्कत होगा, न डीजल पेट्रोल का। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की आशंका ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो अब सावधानी बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि संक्रमण का खतरा बाजार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की आशंका के बाद स्वास्थ्य, पशुपालन और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में पोल्ट्री पक्षियों को चिन्हांकित कर तेजी से नष्ट किया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को शुरुआत में ही तोड़ा जा सके। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गा मुर्गी की दुकानों पर भी प्रशासन की सख्ती साफ नजर आ रही है। नगर निगम टीम की मौके पर पहुंचकर एक के बाद एक दुकानों को बंद कर रही है। दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी जा रही कि आदेश का पालन अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीनी हालात और भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। कई स्थानों पर मृत और अर्धमृत मुर्गियां मिलने की खबरें सामने आई हैं। इन्हें वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल किया जा रहा है, ताकि वायरस का प्रसार न हो और आसपास के इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके। विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल चिकन और अंडे के सेवन से परहेज करने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी संक्रमण को बढ़ा सकती है, जिससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसमें कुक्कुट प्रक्षेत्र जो हमारा कोनी है उसमें इंसिडेंस हुआ था और इसका टेस्ट करने के लिए भोपाल लैब भेजे थे। वहाँ से पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है और इसके फिर बर्ड फ्लू हो जाने पे एक एसओपी होती है। उस एसओपी के आधार पे उस फॉर्म में जो भी
हमारे बर्ड प्रजाति की चीज़ें हैं उसको कलिंग किया जाता है। साथ में 1 किलोमीटर के दायरे में है ना उसके क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है, किस तरह से वहाँ जो दुकानें हैं उसको बंद करना है, 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में क्या करना है, किस तरह से हम लोगों को सर्विलेंस रखना है, कौन सा इन्फेक्टेड जोन है, इन सारी चीज़ों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। और आपके माध्यम से अपील रहेगा कि चूँकि यहाँ से जो भी बर्ड्स जहाँ भी गए होंगे इस बीच, तो उसको बहुत ही ये समझ लें कि कहाँ से आया है और उसको बहुत ही सावधानी से उसका डिस्पोजल करना है। फिलहाल प्रशासन का संदेश साफ है, घबराए नहीं लेकिन सतर्क रहें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही स्थिति को गंभीर बना सकती है। बर्ड फ्लू की इस दस्तक ने यह साफ कर दिया है कि समय रहते सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में देश भर के 5,62,112 हितग्राहियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई। बिलासपुर जिले में 49,413 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरविंद साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए योजना की उपयोगिता और सरकार की मंशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में हितग्राहियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और हितग्राही उपस्थित थे। सरकार का कहना है कि गांव गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 5,62,112 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से वितरित हो रहा है। बिलासपुर जिले में 39,413 हितग्राही उन्हें 10-10 हजार रुपए इस योजना से मिलेगा। राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार गांव गरीब और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हो, ताकि गांव गरीब और किसान सक्षम बने, मजबूत बने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान करें। तो आज बड़ा सप्तमी का पावन अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर 5,62,112 हितग्राहियों के खाते में 10-10 हजार रुपए जाना, ये बड़ी बात है। त्योहार के मौके पर मिली इस आर्थिक सहायता से मजदूर वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हितग्राही इसे सरकार की संवेदनशील पहल मानते हुए राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं सरकार इसे गरीब कल्याण की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम बता रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पादन, ऑफ टेक और ओवरबर्डन रिमूवल तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने 18 मार्च 2026 को ही पिछले वित्त वर्ष के कुल कोयला उत्पादन को पार कर लिया और अब तक 167.7 मिलियन टन उत्पादन हासिल कर लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। इस उपलब्धि में गेवरा दीपका और कुसमुंडा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का अहम योगदान रहा। वहीं सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में भी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओवरबर्डन रिमूवल में कंपनी ने 350 मिलियन क्यूबिक मीटर का स्तर पार कर भविष्य में उत्पादन के लिए मजबूत आधार तैयार किया। ऑफटेक के क्षेत्र में भी 17 मार्च 2026 तक 171.3 मिलियन टन का आंकड़ा हासिल कर लिया गया, जो पिछले वर्ष 4.5% अधिक है। सीएमडी हरीश दुहन ने कहा है कि कंपनी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और गर्मी में बढ़ती बिजली मांग को देखते उत्पादन व आपूर्ति को और तेज किया जा रहा है। राज्यपाल रेमेंडेका से लोक भवन
में यूनिसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता एवं एलियन इनोवेशंस हैदराबाद के संस्थापक रवि किरण ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान रवि कृष्ण ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए विकसित अपने नवीनतम सहायक उपकरण का प्रदर्शन किया और उसकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह उपकरण आधुनिक तकनीक पर आधारित है जो दृष्टि बाधित लोगों को दैनिक जीवन की गतिविधियों में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य में दृष्टि बाधित जनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले आगामी लॉन्च कार्यक्रम के लिए राज्यपाल को आमंत्रित भी किया। राज्यपाल रेमंड डेका ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास दिव्यांग जनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर एलियन इनोवेशंस की प्रमुख हर्षिता भी उपस्थित रही। यह पहल सामाजिक सरोकारों और तकनीकी नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। बिलासपुर में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नई परेशानी सामने आई। गैस कंपनियों ने सिलेंडर वितरण के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बजाय इंतजार और बढ़ गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सिंगल सिलेंडर कनेक्शन धारकों को 25 दिन और डबल सिलेंडर वालों को 35 दिन बाद ही रिफिल मिल सकेगा। सबसे ज्यादा असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों पर पड़ रहा है। अब तक सिलेंडर के लिए पूरे 45 दिनों तक इंतजार करना होगा। इससे पहले इतनी लंबी अवधि का इंतजार की बाध्यता नहीं थी। वही सामान्य गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है, जिन्हें अलग अलग अंतराल में सिलेंडर मिलने की व्यवस्था लागू की है, जिससे गैस की उपलब्धता और समय पर वितरण को लेकर असंतोष बढ़ने की संभावना है। गैस कंपनियों का दावा है कि इस बदलाव से वितरण व्यवस्था में सुधार होगा और आपूर्ति संतुलित रहेगी। हालांकि उपभोक्ताओं का अनुभव इससे अलग नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी और उन्हें गैस के विकल्प के तौर पर ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिलहाल इस फैसले से लोगों में नाराजगी है और वे इसे राहत के बजाय नई परेशानी के रूप में देख रहे हैं। असुविधा तो हो रही है जनता को। 25 दिन का समय जो व्यतीत सही था, उसके बाद 35 दिन करना आम पब्लिक के लिए बहुत संकट का विषय है, क्योंकि जो गृहिणी घर में काम करती है उनको कितना तकलीफ झेलना पड़ता है उनको पता है। और ऐसी भयानक गर्मी में चूल्हे से आग जलाना संभव नहीं है। मैं बस यही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी समाधान कर 25 दिन को यथावत करने की कृपा करें और सरकार से भी आग्रह है कि इस समस्या से जल्दी निजात दिलाने की कृपा करें। नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न होने के बाद अब आगामी दिनों में सामान्य सभा और बजट प्रस्तुति की तैयारी तेज हो गई। मेयर इन काउंसिल में बजट को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही कि 10 से 15 अप्रैल के बीच सामान्य सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महापौर द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पार्षदों को भी अपनी अपनी समस्या रखने का अवसर मिलेगा। इस समय शहर में गर्मी का असर तेजी से बढ़ गया, जिसके चलते कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा। ऐसे में यह मुद्दा सामान्य सभा में प्रमुख रूप से उठने की संभावना है। पार्षद अपने वार्डों में पानी की कमी और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर निगम प्रशासन से जवाब मांग सकते हैं। हालांकि सभापति का कहना है कि नगर निगम द्वारा जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनका दावा है कि इन प्रयासों से आने वाले दिनों में पानी की समस्या में काफी हद तक राहत मिलेगी। आप सभी की नजरें आगामी सामान्य सभा और बजट पर टिकी हुई है। 10 से 15 के बीच किसी भी मिल सकते हैं। बजट अनिवार्य है, इसलिए 10 से 15 तारीख तक समान सभा रखा जा सकता है। नहीं, पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। पानी के विषय विस्तार से आयुक्त महोदय खाली पानी पे ही काम कर रहे हैं। अभी पानी व्यवस्था में सब स्कीम को लगा दिया गया है। हर जून को 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है। तत्काल कहीं शिकायत नहीं आ रही पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं पानी का लगातार पेपर माध्यम से पढ़ा जा रहा है। अभी पे तो कमिश्नर लगे हुए हैं, महापौर भी लगे हुए हैं, सब हमारी टीम भी लगी, पार्षद भी लगे हैं, जल विभाग की चेयरमैन भी लगी है, एमआईसी वाले सभी जुड़े हुए पानी के विषय को लेकर। पानी की किल्लत इस गर्मी न हो, जो भरपूर प्यास नगर निगम के पूरे पार्षद, पूरे महापौर, सभापति और सब लगे हुए पानी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त तो चले एक छोटी सी ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।